नमस्कार, गौरव स्ट्रेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद फडणवीस का ये पहला दिल्ली दौरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। विस्तार में कोई भी दिक्कत नहीं है। कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला तय हो गया है। साथ ही डिप्टी सीएम अजित पवार ने बताया कि 14 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। खबरों की माने तो बीजेपी को 20, शिवसेना को 12 और एनसीपी को 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। कुल 43 मंत्री हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ एमबीए में तकरार बढ़ती ही जा रही है। उद्धव कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। साथ ही आज शरद पवार का 84वां जन्मदिन भी मनाया गया। वो दिल्ली में ही मौजूद है। इस खास मौके पर अजित पवार ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ शरद पवार से मुलाकात की है। साथ ही चर्चा जबरदस्त इस बात को लेकर हो रही है कि बीजेपी के संपर्क में शरद पवार की पार्टी के कई नेता हैं। ऐसे में वो किसी भी वक्त या कुछ समय बाद ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये शरद पवार के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। तो आज महाराष्ट्र की राजनीति पर ही चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली दौरा, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात, क्या फॉर्मूला तय हुआ? देखिए, बहुत सारी कहानियां सामने आ रही है। अजीत पवार दिल्ली में, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में, शरद पवार दिल्ली में, शिंदे साहब मुंबई में ही फंसे रह गए। इनको कोई बुलाया नहीं। मतलब इनको बाकायदा एक जिसको कह सकते हैं कि सबक सिखाया जा रहा है। राजनीति पूरी तरीके से इशारों पे चलती है। कहाँ मुख्यमंत्री, फिर गृह मंत्रालय चाहिए, फिर बहुत सारी चीजें आ गई, पीडब्ल्यूडी चाहिए। फॉर्मूला बहुत ही साफ है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे अब कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है कि चूंकि आपने एक माहौल ऐसा बनाया कि आपको लगा कि आप ब्लैकमेल कर लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अभी यही मैसेज सबको देना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो थी, 2019 में जो थी, अभी भी वही है। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। तो जो रीसेंट जो फॉर्मूला दिख रहा है उसमें ये पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, अर्बन डेवलपमेंट, गृह मंत्रालय, फिनेंस, ट्रेड, इरिगेशन, कई सारे इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कन्वे कर दिया कि सब हमारे पास ही रहेगा। और अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दिया जाएगा और भी अलग अलग जो उनके हिसाब से, चूंकि अजीत पवार ने जिस तरीके का बर्ताव किया इस सिचुएशन में, तो उसके लिए उनको रिवार्ड मिल रहा है। और नुकसान सबसे ज्यादा एकनाथ शिंदे को हो रहा है। वो नाराज फिर इस बात के लिए हो गए थे। हमने करीब 5 दिन पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ये भी चाह रही है कि भाई आपके कौन से मंत्री होंगे, पहले आप लिस्ट दे दो, और हमें ऑब्जेक्शन होगा तो फिर उस व्यक्ति को नहीं बनाया जाएगा। 2-3 ऐसे नाम हैं जो पिछली सरकार में शिंदे साहब के साथ मंत्री थे, उनका पत्ता साफ किया गया है। साफ कह दिया गया ये अब्दुल सत्तार नहीं चाहिए। इस तरह से 2 और नाम हैं। तो एक तरीके से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इज इन फुल कंट्रोल। देवेंद्र फडणवीस जो है वो पूरे कंट्रोल में है। और अमित शाह प्रधानमंत्री से ये जो मुलाकातें हैं, जब भी कोई मुख्यमंत्री का पद संभालता है तो प्रधानमंत्री से मिलने आता है, ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है। उस चीज को लेकर के वो जाकर के मिले हैं। लेकिन अमित शाह जी के साथ जो बातचीत हुई है, क्लियर कट मैसेज
शिंदे गुट को दे दिया गया। बिल्कुल, और देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात के बाद बोला भी कि कोई तकरार नहीं है, फॉर्मूला तय हो गया है, हाईकमान ने ही फैसला लिया है। क्या वाकई में एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं? देखिए, तकरार तो है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तकरार नहीं है। तकरार के कारण ही एकनाथ शिंदे हैं जो दिल्ली आने से कतरा रहे थे, क्योंकि उनकी जो डिमांड है उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सहमत नहीं है और वो शुरुआती दौर से डिमांड पर डिमांड किए जा रहे हैं। जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री का पद मानने के लिए बोला था, लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला तो अब कहने लगे हमने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है, इसलिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री चाहिए। उसमें रेवेन्यू भी मांग रहे हैं। फिनांस अगर मिलता है अजीत पवार को तो हमें रेवेन्यू दे दिया जाए। आपने हमें नहीं दिया होम मिनिस्ट्री, तो अब रेवेन्यू दे दीजिए, अर्बन डेवलपमेंट दे दीजिए। अब इन सब पर बात हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि रेवेन्यू या फिर अर्बन डेवलपमेंट, ये दोनों में से एक दिया जा सकता है, दोनों नहीं दिया जा सकता है, फिर इरिगेशन पर बात होगी। मतलब कई यह समस्याएं चल रही है और अघाड़ी के अंदर यह समस्या दूसरे लेवल पर चल रही है। तो सरकार में महायुति है और महायुति में तीनों पार्टियां एक रास्ते पर चले, ये नहीं हो सकता। तो एकनाथ शिंदे ने यह दिखा दिया शुरुआती दौर से कि हम थोड़े नाराज हैं, तो नाराज हैं तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और वही स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आते हैं, यहां मुलाकात करते हैं, अजीत पवार भी यहां मुलाकात करते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को यह नहीं कहा जा सकता कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि नहीं हमारे कैबिनेट एक्सपेंशन के लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। अब यह सारा का सारा गेंद है जो एकनाथ शिंदे के पल्ले में रख दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब दूसरी स्ट्रेटजी जो बना रही है इस बात के लिए कि हम ये ठीकरा अपने ऊपर नहीं फोड़ना चाहते, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकनाथ शिंदे को सारे ऑफर दे दिए और इसलिए ऑफर दे रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच एक कॉमन मुद्दा है और वो है हिंदुत्व का। एकनाथ शिंदे के लिए भी यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदुत्व के मुद्दे से वो भटके हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के लोगों को यह मैसेज नहीं देना चाहती है कि देखिए हमारी रिजिडिटी के कारण एकनाथ शिंदे हैं जो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपनी ऐसी समस्याएं हैं, महत्वाकांक्षा ज्यादा बढ़ गई है उद्धव ठाकरे की तरह। तो इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हम अकेले दम पर भी सरकार बना सकते थे, लेकिन इन लोगों के साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं, सरकार में शामिल कर रहे हैं और सम्मानजनक मिनिस्ट्री भी दे रहे हैं। जितनी मिनिस्ट्री 43 होनी चाहिए उसमें से एक विधायकों की संख्या के आधार पर आपको भी 12 तक ऑफर किया जा रहा है। तो इसके बावजूद अगर आप डिमांडिंग सिचुएशन में रहते तो डिमांड कर सकते थे, अभी भी आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। इसलिए अब एकनाथ शिंदे की जिम्मेदारी है वो या तो सामान्य तरीके से सही तरीके से सरकार में रहें या फिर नाराज भी रहेंगे तो वो बाहर सरकार से नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि फिर उनकी स्थिति भी उद्धव ठाकरे की तरह होगी। क्यों? उनके ऊपर भी दबाव पड़ेगा कि आप छोटे से पद के लिए, कुछ मिनिस्ट्री के लिए आप गठबंधन तोड़कर सरकार से बाहर हो रहे हो, आगे हम कौन सा मुद्दा लेकर लोगों के पास जाएंगे। बिल्कुल, चलिए 14 तारीख को तो मुहर लगी जाएगी, लेकिन सर एमवीए में क्या चल रहा है? एमवीए में कुछ हो ही नहीं रहा है। कितने दिन हो गए, अभी तक इन लोगों की एक बैठक तक नहीं हो पाई है, कोई समीक्षा भी नहीं हो पाई है, आपस में ही लड़ रहे हैं। चुनाव हारे सो अलग, बेइज्जती कराई सो अलग, और नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, हालांकि कोई बनने के लायक नहीं है, उसको लेकर के झगड़ा चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि उद्धव ठाकरे क्या करेंगे। अभी 3-4 दिनों से पूरी इसको कहते कि मीडिया ग्लेयर से वो बाहर हो गए। हारने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ मीटिंग्स की। मीटिंग करने के बाद अब जो जानकारी आ रही है वो और भी इसको कह सकते हैं कि शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे गुट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि कई सारे सांसद और विधायक वो अपना पल्ला बदलने के लिए आतुर हो रहे हैं कि अब ले लो कि कब ले लो। और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस संजय राउत के चक्कर में फंस के जिस हिसाब से शुरुआती दौर में हारने के बाद जिस तरह के जो सारे काम कराए गए,
जिस तरह के बयान दिलाए गए, उससे तो किरकिरी चारों तरफ हुई। मीटिंग किया था इन लोगों ने, मीटिंग किया कि भाई ईवीएम में दिक्कत है। 400 ईवीएम की रिकाउंटिंग हुई है जहां जहां कंप्लेन किया गया। 400 ईवीएम की काउंटिंग हुई, अचानक से ईवीएम बंद क्यों हो गया? ये रिकॉर्ड पेयर बंद हो गया है ना सबका। क्यों? क्योंकि जब रिकाउंटिंग हुई, सारी की सारी मशीनों की काउंटिंग 100% सही निकली। किस मुंह से ये बवाल काट रहे थे? तो आप देखिए कि चारों तरफ से कोई भी खबर आती है, इनके लिए बुरी खबर ही आ रही है। अब पता नहीं कांग्रेस पार्टी कब इनके साथ खेल करे और इनको एमवीए से बाहर करे। बिल्कुल सर, खबर आई कि आज अजित पवार ने शरद पवार से मुलाकात की। हालांकि बहाना तो जन्मदिन का बताया जा रहा है, लेकिन क्या दिल्ली में वाकई में कोई खिचड़ी पक रही है? देखिए, शरद पवार को वो चिढ़ाने गए थे, जाकर सामने से वो बधाई तो देंगे ही, परिवार के साथ गए, क्योंकि शरद पवार भी ऐसा ही किया करते थे पहले। अब शरद पवार के सामने गए थे कि देखिए भाई, अब आप राजनीति से रिटायर होने वाले हैं, आप समझ लीजिए कि आपका फैसला सुप्रिया सूले को लीड करने के लिए आगे बढ़ाना या मुझे लीड करने के लिए आगे बढ़ाना, ये दोनों में से कौन सा फैसला आपका सही था। क्योंकि शरद पवार के साथ समस्याएं बढ़ी हुई है महाराष्ट्र के अंदर उनकी पार्टी के नेताओं के बीच, और वो लोग आगे का देख रहे हैं कि अजीत पवार के साथ या फिर सुप्रिया सूले के साथ, क्योंकि सुप्रिया सूले कभी भी महाराष्ट्र में एनसीपी का चेहरा बन के नहीं रही, वो दिल्ली की राजनीति करती रही। और शरद पवार भी सोचते रहे कि दिल्ली में इनको आगे, इन लोगों को तो कभी भरोसा ही नहीं होता था कि हमारी सरकार होगी ही नहीं। 10 साल 15 साल ऐसा होगा, यूपीए 1 यूपीए 2 के बाद भी लगा कुछ समय के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी, फिर 5 साल के बाद सत्ता बदल जाएगी। तो ये केंद्र की राजनीति में एक्टिव करवाना चाहते थे, लेकिन राज्य की राजनीति पर, संगठन पर ऐसी पकड़ हुई कि आज वही चिढ़ाने के लिए अजीत पवार गए। लेकिन जो अघाड़ी की समस्या बढ़ रही है, सिर्फ शरद पवार की नहीं है, उद्धव ठाकरे की भी है, कांग्रेस की भी है। अब शरद पवार की समस्या तो अपने संगठन को और पार्टी को बचाने को लेकर है, तो उद्धव ठाकरे की समस्या उस कंफ्यूजन से निकलने को लेकर है। अभी संजय राउत और उनके भाई संदीप राउत, ये दोनों भाई हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। संदीप राउत ने एक पोस्ट लिखा, बाद में डिलीट किया गया, लेकिन संजय राउत कह रहे नहीं नहीं, उनको हम समझाएंगे, और उन्होंने पोस्ट पर सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि उद्धव ठाकरे अपने चमचों से घिरे रहते हैं और उन चमचों की बात मानी जाती है। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले ही मीटिंग हुई थी बीएमसी को लेकर उद्धव ठाकरे के घर पर, और उसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि जहां जहां हम चुनाव लड़ते हैं, यानी कि शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ती है, वहां तो हम मजबूती से लड़ेंगे ही, लेकिन जहां जहां अघाड़ी के दूसरे पार्टनर लड़ रहे हैं, उन जगहों पर भी बैटिंग करना शुरू कर दो। अब इस बात को लेकर बीएमसी के जो उम्मीदवार हैं संभावित, वो गुस्से में आ गए कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि बीएमसी में हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी बात उद्धव ठाकरे ये भी कह रहे थे कि इस मीटिंग में मेन मकसद है कि पूरे मुंबई में ये मैसेज जाना चाहिए कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मसले पर किसी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब ये कंट्राडिक्टरी है। अगर अघाड़ी में रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे, शरद पवार के साथ रहेंगे, तो आप पूरी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को आगे नहीं ले जा सकते। सवाल तो बांग्लादेश पर भी उठा है कि आपकी पार्टी कर क्या रही है। आदित्य ठाकरे कहते हैं देखियो भाई, केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए, लेकिन मुंबई के अंदर अगर बाला साहब ठाकरे होते, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे में क्या बाला साहब ठाकरे चुपचाप बैठकर देखते रहते? अभी मुंबई के अंदर हंगामा, प्रोटेस्ट चलता हिंदुओं के मुद्दे पर, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन उद्धव ठाकरे इतने कंफ्यूज हो चुके हैं ये वैचारिक मुद्दे पर, जिसके कारण उनकी पार्टी के लोग नाराज हैं कि अब कब क्या स्थिति हो जाएगी उद्धव ठाकरे की पार्टी में, ये कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो शरद पवार की पार्टी के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और वो पाला बदल सकते हैं। इन सांसदों का कहना है कि प्रदेश की सत्ता पर भाजपा काबिज है और केंद्र में भी उसकी सरकार है। ऐसे में बीजेपी के साथ जाने से क्षेत्र का विकास करना आसान होगा, जो शरद पवार के लिए बड़ा झटका होगा। साथ ही एमवीए में भी तकरार है और मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला तैयार हुआ है वो महाविकास अघाड़ी के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।